हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सुमित मारो। वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम फटाफट रैपिड फायर करने वाले फॉर चैप्टर नंबर 6 प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि हमारा चौथा हेड ऑफ इनकम रहेगा और एक काफी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम रहेगा बिकॉज यहां से श्योर शॉट 8 से 12 मार्क्स का पेपर में आपको क्वेश्चन आता है। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं ये हेड ऑफ इनकम से चालू करूंगा। सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं ये हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम चार्ज होने वाली है दोस्तों। ये हेड ऑफ इनकम में आपके कोई भी बिजनेस की प्रोफेशन की इनकम रहेगी, आपको जो भी अर्न होगी वो चार्ज हो जाएगी ये इनकम ये हेड के अंदर। मतलब कि अगर कोई पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है और उसको पार्टनरशिप फर्म से कुछ इनकम मिलती होगी बिकॉज इट इज हिज बिजनेस, चाहे वो हम इनकम सैलरी के नाम पे ले, हम रेम्यूनरेशन के नाम पे ले, कुछ भी नाम पे क्यों ना ले, वो चार्जेबल होगा यहां पर हमारे पीजीबीपी हेड के अंदर। राइट, मेरे क्लियर। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है, आपको कोई दूसरे बेनिफिट्स रिसीव होते हैं आपके बिजनेस कनेक्शन के वजह से, तो वो भी आपके आईओएस में नहीं जाएगा, वो भी आपके यहां पर पीजीबीपी में ही आके टैक्सेबल हो जाएगा। और एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस वगैरह ऐसी कुछ बातें होगी। उसी के साथ साथ में अगर आप अपनी ड्यूटी एंटाइटलमेंट जो आप किसी को बेचते हो तो वो भी इनकम आपकी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। देन आफ्टर जैसे कि आपकी अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स थी उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और ये स्टॉक इन ट्रेड को आगे जाके आपने बेचा, तो जैसे अपन ने कैपिटल हेड में देखा था, कैपिटल गेन्स में हमने देखा था, जब तक कि वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू था, जब हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था वो चार्ज हो जाएगा आपका कैपिटल गेन में, और फेयर मार्केट वैल्यू से जब जितने में आपने सेल किया है वो चार्ज हो जाएगा आपके पीजीबीपी हेड के अंदर। राइट, तो इस तरीके से पीजीबीपी में मोटा मोटी मैं बोलूं तो जो भी बिजनेस प्रोफेशन उसके अलावा 4-5 जो एक्सेप्शन थे ये सबकी इनकम आपकी चार्जेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड के अंदर। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जिसको हम फटाफट चाहेंगे रिवाइज करने का। अब सबसे पहले बात करूं तो पीजीबीपी के अंदर हम बिजनेस को 3 हेड्स में बांट देंगे। कितने हेड में? 3 तरीके के बिजनेस में हम बांट देंगे। एक रहेगा आपका नॉर्मल बिजनेस, मतलब जिसमें सब कुछ नॉर्मल रहेगा। दूसरा रहेगा आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, राइट, और तीसरा रहेगा आपका स्पेसिफाइड बिजनेसेस। राइट, इस तरीके से ये जो भी आपकी पीजीबीपी की इनकम रहेगी ये आपको 3 अलग अलग चीजों में बांटनी है, पहले से ही ध्यान रखना। अब एक एक चीज आपको आगे में क्लियर करूंगा, स्पेसिफाइड क्या रहता है मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा, बट अभी हम देखते हैं नॉर्मल मतलब नॉर्मली रहने वाला हमेशा जब वो कहा जाएगा कि वो स्पेक्यूलेटिव है तो उसे स्पेक्यूलेटिव में लेके जाना, अगर आपको कहा गया है कि वो स्पेसिफाइड है वो सेक्शन के अनुसार वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ में उन्होंने ऐसे 4 बिजनेस बोले हैं जिसको हम स्पेक्यूलेटिव नहीं समझेंगे। स्पेक्यूलेटिव मतलब क्या, इन शॉर्ट बोलो तो तुक्का लगाना। अगर आप कोई भी चीज को तुक्का लगाते हो, कोई भी चीज के लिए पर्पस के लिए आप तुक्का लगाते हो उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव। लेकिन अगर ये 4 टाइप के बिजनेसेस है इन्हें हम कभी भी स्पेक्यूलेटिव नहीं कहेंगे। सबसे पहले बात मैं करूं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके जो भी हेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उन्हें हम स्पेक्यूलेटिव नहीं कहेंगे। जो भी हेजिंग रॉ मटेरियल वगैरह के लिए आप हेज करते हो वो। ओके, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं बिकॉज हमको रिवीजन करना है। दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसे भी हम स्पेक्यूलेटिव नहीं कहेंगे, उन सबको हम नॉर्मल में ही कंसीडर करेंगे, याद रखना। उसके बाद ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी मार्केट्स में अगर आप ट्रेड करते हो जहां पे कि आपने कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होगा और या फिर अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेड किया होगा, ये 4 चीजों को हम स्पेक्यूलेटिव नहीं मानेंगे। सो यस विथ मी, हेजिंग, फॉरवर्ड, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये वेरी क्लियर रखो। ये 4 आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। ओके, यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे पीजीबीपी हेड की, हम किस तरीके से पीजीबीपी हेड के इनकम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हम करते क्या, हमें समझ में नहीं आता कब ऐड करना कब लेस करना, एग्जैक्टली होता क्या है। मैं छोटा सा एकदम फटाफट कंसेप्ट लेना चाहूंगा यहाँ पर ताकि आपको वो चीज ध्यान में आ जाए, बाई चांस नहीं ध्यान में आई होगी तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूं, आपको एक नेट प्रॉफिट दिया रहेगा P&L के अनुसार, आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा P&L के अनुसार, आपके प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के बुक्स के हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट दिया गया रहेगा। अब ये नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे कुछ चीजें और कुछ चीजें आप लेस करोगे। तो आप प्रॉफिट में क्या ऐड करोगे, जो कि इन अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स, जो एक्सपेंडिचर अलाउड आपको नहीं है, जो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं है वो सब आप ऐड कर दोगे, और जो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड है लेकिन आपने पहले नहीं किए थे या कंसिडर किए थे वो सब आप क्या कर दोगे, लेस करोगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ये रहेगा आपका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
तो अब सर क्या ऐड करना क्या लेस करना, यही तो पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। आपको हम पूरा ज्ञान देंगे पहले तो क्या चीज अलाउड है क्या चीज अलाउड नहीं है, और फिर उसके बाद जो चीज अलाउड नहीं है उसे आप ऐड कर दो और जो चीज अलाउड है उसे आप लेस कर दो। इसको मैं एक रियल लाइफ कंसेप्ट से लेना चाहूंगा। समझो आपको पापा ने दिए थे 1000 रुपए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आप गए कोई बड़े मार्ट में और मार्ट में आपको पापा ने दिए 1000 रुपए, जा और यहाँ पे से अपने जो रेगुलर सामान है जो भी हमारे ग्रोसरीज है वो लेकर आ जाओ। अब आप जब गए मार्केट में तब आपने समझो 700 रुपए का, तो आपने समझो 700 रुपीज का तो एक्सपेंडिचर कर दिया ग्रोसरीज के लिए, और उसके बाद आपको एक 200 रुपए का टी शर्ट अच्छा लगा जो कि आपकी लेने की इच्छा हो गई मन में। लेकिन पापा ने तो नहीं बोला था, लेकिन स्टिल आपकी इच्छा इतनी थी कि आपने वो भी खरीद के लेके आ गया। आपके पास बैलेंस कितना आया? 100 रुपीज हमारे पास बैलेंस आया। पापा ने दिए 1000, 700 की ग्रोसरी, 200 का टी शर्ट, बैलेंस आया आपका 100 रुपया, राइट। अब ये जो 100 है ये आपके बुक्स के हिसाब से क्या है? P&L है। तो देखो इसी तरीके से आप लिख दोगे 100 रुपीज P&L एज पर बुक्स, वेरी गुड, राइट। अब आप क्या करोगे? ये जो 200 रुपए का टी शर्ट का एक्सपेंडिचर था ये तो अलाउड नहीं था, ये हम पापा को नहीं बता सकते, ये हम छुपके से मम्मी से पैसे लेके आ जाएंगे। तो सी जो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं था, जो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं था उसको हम कर देंगे यहां पर आके लेस, मतलब एड बैक, राइट। तो जो 200 रुपए का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं था, अनअलाउएबल एक्सपेंडिचर, हमने एड बैक कर दिया। इधर तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, अभी हमने एड बैक कर दिया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एज पर पापास बुक प्रॉफिट आना चाहिए, 300 रुपए का बैलेंस आपका बचना चाहिए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस पापा की जगह इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ने जो एक्सपेंडिचर अलाउड बोले वो ठीक है, जो अलाउड नहीं किए और वो आपने कर दिए हैं उसको हम एड बैक कर देंगे, और जो अलाउड थे वो हमने अब तक नहीं किए हैं उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट हियर, राइट। आई वोंट गो मोर फॉर द डीप हियर। नाउ वी स्टार्ट विद ऑल ऑफ द नॉलेज। अब हम पूरा ज्ञान के बारे में बात करने वाले जो कि अलाउड है या नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 30 एंड 31। 30-31 सिंपल बोलता है इंश्योरेंस, रेंट, रेट, टैक्सेस। अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है तो आप ऑब्वियसली किसी को रेंट पे नहीं करोगे, लेकिन आपने इंश्योरेंस लिया है, कोई आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, वो सब अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उसको आप कैपिटलाइज कर लीजिए और हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसकी हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप जो रेंट पे करोगे वो भी हम एक्सपेंडिचर में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंश्योरेंस टैक्सेस अगर आप कोई पे करते हो वो भी हम एक्सपेंडिचर में यहाँ पर ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। रेवेन्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, राइट, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू अनदर पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है? सिंपल बोलूं मैं आपको, जो आपके एसेट का वियर एंड टियर होता है, आपके एसेट की जो वैल्यू घट जाती है, मतलब जो मैं आज समझो, आज मैं फोन लेने गया मार्केट में, जैसे ही मैं लेके घर पे आता हूं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। उसको यूज करता हूं, 1-2 साल तक यूज करता हूं, उसकी वैल्यू घट जाती है। यही वैल्यू घटने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो आप अपने हर एक कैपिटल एसेट को कैपिटलाइज करोगे और हर साल कुछ रेट अनुसार उसको डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, अकाउंट्स का पेपर आपको खत्म हो गया है, अब आप टैक्स के पेपर में हो, तो प्लीज यहाँ पे आप बोलना मत एज सुन एज यू परचेज द एसेट यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन। नो, इन इनकम टैक्स यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन वंस यू हैव पुट टू यूज दैट एसेट। प्लीज अपने दिमाग में घुसा दो, आप जब पुट टू यूज करोगे ना तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, उसके पहले आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर। तो आपको पुट टू यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन लेने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले आपकी एसेट, आपकी जो एसेट है वो बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए दोस्तों, और दूसरा आपने ही वो एसेट ओन होनी चाहिए। प्लीज बाजू वाले की एसेट्स को डेप्रिसिएशन मत क्लेम कर देना, अपनी खुद की एसेट होगी तो ही आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अब उसका 2-3 इंस्टेंसेस बोले हैं। लीज में क्या होगा? तो लीज में जो हमेशा जो लेसर रहेगा वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। हायर परचेज में क्या होगा? हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट में एसेट ट्रांसफर होती है तो वो होने तो बुक्स के हिसाब से, अदर लॉ के हिसाब से, लेकिन डेप्रिसिएशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही वो ले सकता है जो एसेट को ओन करने वाला है लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ये कुछ बातें अभी बोली गई थी। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन के रेट के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन रेट, तो यू हैव टू रिमेंबर हियर कि सेम क्लास एंड सेम रेट, ये एक आप ध्यान में रखो। हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं नॉर्मली, ओके। एक अलग और एक मेथड फॉलो करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? जो जो सेम क्लास की एसेट है और जिनका सेम रेट है उनको एक साथ लेकर आ जाओ। अब ये कितने ब्लॉक उन्होंने बनाया? तो उन्होंने टोटल 4 ब्लॉक बनाए हुए दोस्तों।
सबसे पहला ब्लॉक है आपका बिल्डिंग का, दूसरा है फर्नीचर का, तीसरा बचा कुचा जो भी रहेगा सब प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा, एंड चौथा इंटेंजिबल एसेट। तो ये सेम क्लास की रेट हो गए, सेम क्लासेस हो गए, 4 क्लास यहाँ पे क्रिएट हुए, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसके अंदर उन्होंने और क्लासिफाई किया और अलग अलग रेट दिए हुए हैं। जैसे अगर बिल्डिंग आपकी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो 5%, अदर पर्पस के लिए तो 10%, लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो ये 40%। ये आपको रेट याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपको ऑप्शन नहीं है। फर्नीचर फिटिंग के लिए 10% रेट रहेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, अगर मोटर व्हीकल हायरिंग का अपना बिजनेस है, आप गाड़ियां हायर पे, आप किसी को भाड़े पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो 30% है। अदरवाइज अगर आपके नॉर्मली बिजनेस एसेट है कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके ऊपर आपको 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा। शिप्स के ऊपर 20%, एयरप्लेन्स के ऊपर 40%, बुक्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर 40%। विंड मिल अगर आपने इंस्टॉल किए 1/4/14 के पहले तो 15%, उसके बाद आपने इंस्टॉल किए तो 14%। फिर उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 40%, ऑयल वेल्स के लिए 15%, एंड द लास्ट इंटेंजिबल के लिए 25%। ये आपको प्लीज याद करना, आप लगे तो अभी पॉज करके प्लीज आगे याद कर लीजिए और फिर लेक्चर में आगे बढ़िए। अब आपको अभी क्या है, देखो ये हो गया सेम क्लास, ये हो गया सेम रेट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एसेट, ये हो गया हमारा सेकेंड ब्लॉक ऑफ एसेट, ये हो गया हमारा थर्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना रहेगा कि जितने भी सेम क्लास के हैं उसमें जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो सब आपको वैसे क्या वैसे लिखने रहेंगे, बिकॉज ईच ऑफ सेम क्लास एंड सेम रेट विल बी एडेड एट वन अनदर। वेरी क्लियर? यस, ओके। उसके बाद अगर आपको ईपीएक्स मोबाइल फोन वगैरह दिया है तो उसे प्लीज प्लांट एंड मशीनरी में लेना। अगर आपको कंप्यूटर की अलग अलग चीजें दी हुई है, जैसे प्रिंटर बोला होगा, यूपीएस बोला होगा, तो उसे कंप्यूटर में ही कंसिडर करना, 40% उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर देना। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको कहा था, नॉर्मली सभी लोग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट ही मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन में है तो उसको हमने एसएलएम मेथड का भी बेनिफिट दिया हुआ है। एसएलएम मतलब क्या, सिंगल लाइन मेथड जो डिप्रिसिएशन होगा उसके हिसाब से उसमें हर एक एसेट का अपना अपना अलग अकाउंट बनेगा। बट डब्ल्यूडीवी में क्या करते हैं, सेम ब्लॉक सेम रेट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आप अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करोगे डब्ल्यूडीवी मेथड से, तो उसका एक सबसे शॉर्ट फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम ब्लॉक के सेम रेट का आपकी कॉलम्स बना दोगे। तो आप क्वेश्चन में देख लोगे कितने अलग अलग टाइप के एसेट है और कौन से ब्लॉक के कितने रेट वाले अलग अलग बनने वाले हैं। तो क्या होगा, आप उसके कॉलम बना दोगे ना, तो वो अपने अपने वहां पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले लिख देना, कोई ओपनिंग ब्लॉक दिया होगा तो वो ले लेना। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, अगर मेरे पास समझो एक ब्लॉक है बिल्डिंग का 10% वाला एक ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी का एक 15% का ब्लॉक है मेरे पास, और समझो मेरे पास कंप्यूटर भी है तो वो प्लांट एंड मशीनरी 40% का ब्लॉक है। तो देखो सेम ब्लॉक सेम रेट की सब चीजें वहां पे आ जाएगी। ओपनिंग ब्लॉक हम वैसे कैसे लेंगे, फिर उसमें जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुए हैं उसका आप 2 हिस्सों में बांट देना। एक रहेगा आपका मोर देन 180 डेज, एक रहेगा आपका लेस देन 180 डेज, क्योंकि ये आपके आगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो अभी आप बाइफरकेट करके लिख देना। उसके बाद अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचते हो, कोई एसेट आप सेल करते हो, तो इस केस में आपको यहाँ पे जितने में आपने सेल किए वो आपको यहाँ पर लिखना है, दैट इज मनीज पेएबल बोल के हम लिखते हैं, राइट। ये प्लीज इसे कंफ्यूजन मत होने देना, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद लिस्ट डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट, स्लम सेल, अगर वो स्लम सेल बाकी किया होगा तो उसमें आपको यहाँ पर डब्ल्यूडीवी उसकी आप लेस करनी है। और उसके बाद आप क्या लेस करोगे, आपका डब्ल्यूडीवी, अब डब्ल्यूडीवी पे आओगे, डेप्रिसिएशन मेन चीज ये लेस करोगे और फिर आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। अब डेप्रिसिएशन जो होगा उसको भी 2 चीज में कैलकुलेट करना, एक मोर देन 180 डेज के लिए, एक लेस देन 180 डेज के लिए, तो आपको काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि जो एसेट मोर देन 180 डेज और ओपनिंग है, इन दोनों के ऊपर मोर देन 180 डेज का डिप्रिसिएशन लगेगा, और जो लेस देन है उसका ऊपर लेस देन 180 डेज का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब लेस देन 180 डेज का डिप्रिसिएशन क्या होता है सर, तो जो भी एसेट पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज, यू हैव टू रिमेंबर उसके ऊपर आपको हाफ डिप्रिसिएशन देना है। तो जो भी रेट होगा, अगर मेरा प्लांट एंड मशीन 10% रेट होगा बिल्डिंग का तो उसका हाफ लेना है, प्लांट एंड मशीन का 15 होगा तो उसका हाफ लेना है, 40 होगा तो उसका हाफ लेना है। इफ इट इज यू पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। तो अगर आप ये फॉर्मेट से आते हो तो आपको काफी इजी हो जाएगा, आपको हर चीजें फास्ट रिमाइंड होगी। इससे आप डायरेक्ट आपका ये कैलकुलेशन आपको निकल जाएगा, इससे आपको डायरेक्ट कितना हाफ लेना वो आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आई विल सजेस्ट यू फॉलो दिस मेथड, ओके, और एल्स व्हाटएवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ, राइट। देन आफ्टर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर समझो कोई साल में मैंने एसेट खरीदी
और वो साल में मैंने उसे पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है, तो वहां पे मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाफ रेट मिलेगा। अब समझो मैंने कोई साल में एसेट खरीदी लेकिन उसे वो साल में पुट टू यूज किया ही नहीं है, तो नो डेप्रिसिएशन। अगले साल पुट टू यूज किया है, फुल डेप्रिसिएशन। अगले साल सर मैंने लेस देन 180 डेज किया हुआ है पुट टू यूज, तो भी फुल डेप्रिसिएशन। बिकॉज ये जो हाफ डेप्रिसिएशन वाला है ना, ये सिर्फ वो है जिस ईयर में आप एक्वायर कर रहे हो और उसी ईयर में आप लेस देन 180 डेज के लिए उसे पुट टू यूज कर रहे हो। अब इसको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। देखो अगर मैंने कोई एसेट ली 16-17 साल में, उसको 16-17 में ही लेस देन 180 डेज के लिए डाल दिया है, तो इस केस में मुझे हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैंने एसेट लिए 16-17 में, पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज 17-18 में, यहाँ पे मुझे फुल रेट पे डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ये एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट होता है जो बहुत से जन मिस कर देते हैं। अरे सर अब हमारे फर्म में झगड़ा हो गया, एक कंपनी थी, अब कंपनी हमने हमको तोड़ के पार्टनरशिप फर्म बना दी, अब हम क्या करें सर? इस केस में आप टेंशन मत लो दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना पता है? नॉर्मली पूरा डेप्रिसिएशन निकालो और जितने दिन कंपनी थी उतने दिन का डेप्रिसिएशन कंपनी को दे दो, जितने दिन फर्म थी उतने डेप्रिसिएशन फर्म को दे दो, ज्यादा लोड बिल्कुल भी मत लो। अब सर डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन का भी कुछ तो भी लफड़ा हुआ, हमें समझ में नहीं आता सर वो एग्जैक्टली है क्या, प्लीज आप बताइए ना, तो वो मैं अब यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगा। सी सबसे पहले जब जब आपकी कोई एसेट बिकती है तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन भी आता है। लेकिन जब जब आपकी कोई डेप्रिशिएबल एसेट बिकती है तो सिर्फ 3 केस में कैपिटल गेन आएगा, एक केस में आपका कैपिटल गेन नहीं आएगा। ओके, अब समझो जस्ट इमेजिन यू आर इन अ बिजनेस, वी हैव अराउंड 10 एसेट्स इन आवर बिजनेस। ओके, हमारे पास करीबन 10 एसेट्स है, हमारे फिजिकली 10 एसेट्स है और बुक में समझो उसकी 10 लाख वैल्यू है। ओके, डेप्रिशिएट करके 10 लाख रुपए वैल्यू है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अब 4 केसेस होते हैं, दो केस का ग्रुप होगा। एक ऐसा रहेगा कि आपके पास फिजिकली एसेट है ही नहीं, नो एसेट। दूसरा केस रहेगा आपके पास एसेट है और कुछ डब्ल्यूडी में गड़बड़ है। अब हम सबसे पहला पार्ट लेते हैं, पहली जोड़ी लेते हैं जिसमें आपके पास फिजिकली 10 एसेट थी, 10 के 10 मैंने बेच दी। इस केस में हमेशा कैपिटल गेन रहेगा, इधर कैपिटल गेन और लॉस जो भी है, लेकिन वो आपको कैलकुलेट यहां पे करना रहेगा, या आप भूलना मत। वेरी क्लियर? जब जब आपके हाथ में कैपिटल एसेट ही नहीं है और बुक में कोई डब्ल्यूडी पड़ी है या नहीं है, तो इस केस में आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस डेफिनेटली आएगा। राइट? तीसरी आगे की हम बात करें तो जहां पे आपके पास एसेट है, मेरे पास 10 एसेट थी, 10 में से मैंने सिर्फ 7 सेल की, 3 मेरे पास अभी भी बैलेंस है, लेकिन बुक्स में तो बैलेंस है ही नहीं सर, इस केस में कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अभी दूसरा केस ऐसा रहेगा कि मेरे पास एसेट्स का भी बैलेंस है, बुक्स में भी बैलेंस है, फिर कोई टेंशन नहीं है, चलते रहने दो गाड़ी, जब तक आपकी पूरी एसेट खत्म ना हो जाए या आपकी डब्ल्यूडी भी खत्म ना हो जाए, कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो है आइदर आपकी एसेट्स है और डब्ल्यूडी भी है, सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन। इधर ऑल केसेस में जब आपकी एसेट्स भी नहीं है, डब्ल्यूडी भी नहीं है, तो इस केसेस में आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। वेरी क्लियर? होप सो। प्लीज पॉज करके चार्ट लिख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 थी, 7 के साथ ऐसे चले गए, ओके, लेकिन डब्ल्यूडी है हमारे पास, कैपिटल गेन आ जाएगा। बिकॉज जब जब आपकी एसेट चली जाएगी, सबके सब पहले 2 वाले केस आपको कैपिटल गेन हमेशा आएगा। दूसरा वाला केस आपके पास एसेट बैलेंस है लेकिन डब्ल्यूडी भी बैलेंस नहीं है, तो कैपिटल गेन आएगा। एसेट बैलेंस है, डब्ल्यूडी भी बैलेंस है, तो कोई टेंशन ही नहीं, चलने दो गाड़ी जब तक चल रही है। जब दोनों भी है तो चलने दो गाड़ी जब तक है, दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर गड़बड़ है। क्लियर है सबको? श्योर? ग्रेट। Now let's come to another part, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अरे डेप्रिसिएशन जो है ना वो है ही है, उसके साथ में आपको कुछ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको कुछ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो जब जब आप जो साल में न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो सब एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। कितने रेट से? 20% से। मतलब सर प्लीज इसमें आप क्लियर रहने दो, पहले जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो मिलेगा ही, उसके ऊपर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर वो कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कितने रेट से मिलेगा? 20% से मिलेगा। लेकिन सर अगर ये भी हमने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया तो क्या हाफ होगा? यस, हाफ हो जाएगा और बचा हुआ हाफ आपको अगले साल मिल जाएगा। लेकिन इसकी कुछ 2-3 शर्त है कि आपकी जो मशीनरी है ना वो सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपकी मशीनरी आपके घर पे, आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को दिया है ना हमने, तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगाओ आप, घर पर रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस या ऑफिस प्रीमाइसेस में लगाया हुआ नहीं चलेगा। और तीसरा, आपका कोई भी शिप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में नहीं चलेगा। ये आपको 3 चीज क्लियर रखनी। सेकंड हैंड ऑफिस प्रीमाइसेस, गेस्ट हाउस वगैरह वगैरह नहीं चलेगा, रेसिडेंशियल नहीं चलेगा, और तीसरा आपका कोई भी व्हीकल में ये नहीं चलेगा।
तो ही हम आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन मिलेंगे। 20% से रेट सम देंगे, उसमें भी अगर आप बट वाई से हो। बट वाई मतलब क्या सर? मतलब बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, अगर आप ये 4 स्टेट के नोटिफाइड एरिया से हो तो ये 20% की जगह आपको 35%, 35% डिप्रिशिएशन हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको डेफिनेटली याद रखनी है, ये भी वैसे ही हाफ रेट होगा तो हाफ हो जाएगा और अगले बचा हुआ हाफ आपको अगले साल मिलेगा। लेकिन इसी साल मोर देन 1 डेज के लिए आपने पुट टू यूज किया हुआ है तो पूरा का पूरा एडिशनल डिप्रिशिएशन आपको तभी मिल जाएगा। और वैसे ही जैसे आपने ऊपर डिप्रिशिएशन लेस किया ना, वैसे ही यहाँ पे आप एडिशनल डिप्रिशिएशन लिखना और यहाँ पे भी वो भी लेस कर देना, क्योंकि ये भी डब्ल्यूडी में से लेस होता है। क्लियर है सबको? इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, प्रैक्टिस की थी बहुत सारी। अब कुछ एक छोटी मोटी बातें करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या सर? एक्चुअल कॉस्ट मतलब जितने में आपने खरीदी है उसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर वो ऐड कर दो, कोई इंश्योरेंस होगा तो वो ऐड कर दो, आपने ट्रायल रन टेस्ट किया होगा तो वो भी ऐड कर दो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपके ट्रायल रन का खर्चा है समझो 1 लाख रुपया, वो आप ऐड कर दोगे, लेकिन ट्रायल रन में जो आपका प्रोडक्शन हुआ ना उसको आपने बेच के 20,000 कमा लिया तो वो लेस कर देना, बचा हुआ 80,000 आप कैपिटलाइज कर दोगे। फर्दर इंश्योरेंस अगर होगा तो भी कैपिटलाइज करना है। अगर आपने लोन लिया है तो पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना है, भूलना मत। और उसके बाद जो भी होगा वो आपको P&L में हर महीने के हिसाब से चार्ज करना है। अगर आपको कोई ग्रांट सब्सिडी मिलती है कोई एसेट्स के लिए तो उसको वैल्यू में से लेस करना भूलना मत। वेरी क्लियर? यस। एक्चुअल कॉस्ट कुछ अलग अलग केसेस में है। अगर आपने कोई एसेट साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज कर ली है जब आगे जाके पढ़ने वाले तो उसका इस बार में पूरा जीरो एक्चुअल कॉस्ट आप ले लोगे, जितने बेचोगे पूरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल गेन, फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने बात की थी, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, तो पहले वाले को जितने में आया था वही बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद अगर आप ये इंटेंशन से एक्स्ट्रा क्लेम करने, डिप्रिशिएशन क्लेम करने के हिसाब से आप ज्यादा भाई पैसे से ले रहे हो तो जो असेसिंग ऑफिसर आपका फिक्स करेगा वो बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अगर आपने रीएक्वायर किए कोई एसेट में था, मैंने मेरी एसेट सेल किए, वापस परचेस किए किसी से, तो इस केस में मेरी एक्चुअल कॉस्ट खरीदने की कॉस्ट है वो क्या बनेगी पता है? आइदर डब्ल्यूडीवी, जिस टाइम मैंने सेल किया था उस टाइम की डब्ल्यूडीवी हम लेंगे या फिर रीपर्चेस का अमाउंट लेंगे, जो भी लोअर रहेगी ना वो मेरा बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। मेरी क्लियर? फर्दर अगर आपने पहले पर्सनल मैंने एसी लिया था मेरे घर पर, अब एसी मैंने घर पर क्या किया, घर का एसी मैंने ऑफिस में लगा दिया, तो आपको नोशनल डिप्रिशिएशन लेना है और जो उसके बाद डब्ल्यूडीवी आएगा वही बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। फर्दर अमालगमेटिंग कंपनी, डीमर्ज कंपनी, इन्होंने अपने दूसरे को एसेट दी है तो जितने में उसने पहले ली थी वही बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट, या डब्ल्यूडीवी जो भी रहेगा पहले वाली कंपनी के पास वही बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। फिर उसके बाद सब्सिडी, जीएसटी वगैरह है, अगर आपने जीएसटी में क्रेडिट लिया है तो बचा हुआ जो बेसिक अमाउंट है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो आपको रिड्यूस कर देना है और वही बन जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। राइट? ये मैंने कोई बेसिकली पर्पस लिए, कोई बेसिकली चीजें ली है फटाफट हमारे हिसाब से। फर्दर नाउ इफ देयर इज अ कंपोजिट इनकम फ्रॉम सम पर्टिकुलर एसेट व्हिच यू हैव पुट टू यूज, ओके। अब फॉर एन एग्जांपल, अब समझो मेरी चाय वाला बिजनेस, याद है कि आपको चाय, सस्ती चाय तो एक ही थी, कॉफी सस्ती कॉफी महंगी कॉफी, जिसमें अलग अलग परसेंटेज था जो डिफाइन किया होता। अगर मैंने कोई मशीनरी ली है जो ये दोनों काम कर रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने एक मशीनरी ली है, ओके, मैंने जो रबर के बिजनेस में लगाई है तो उसमें 35% बिजनेस था, राइट, और बचा हुआ 65% एग्रीकल्चर था। तो इस केस में क्या करना सर? डिप्रिशिएशन के भी 2 भाग करने के नहीं करने हैं सर। डिप्रिशिएशन को वैसे के वैसे आप पूरा चार्ज करोगे ओनली इन केस ऑफ कंपोजिट इनकम, याद रखना, ओके। डिप्रिशिएशन आप पूरा का पूरा चार्ज करोगे, ये चीज आप क्लियर रखना, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू चार्ज एसएलएम डिप्रिशिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड से आप जो डिप्रिशिएशन चार्ज करते हो वो कैसे करते हो? तो वापस आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ 3 लोग को मिलता है, ये वाला बेनिफिट सिर्फ 3 लोग को मिलता है। फर्स्ट, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, इन शॉर्ट अदानी ग्रुप, ओके। ये तीनों में से कोई भी आप करते होगे तो आपको डिप्रिशिएशन ये वाला मिलने वाला है, एसएलएम मेथड का डिप्रिशिएशन। लेकिन इसमें भी कैपिटल गेन आ सकता है ना सर, तो वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। उसके पहले आपको बोलूंगा यहाँ पे हर एसेट का अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा। जी सिंपल है, एसएलएम मेथड सिंपल है। एक एसेट 1 लाख की है, 10 ईयर्स उसका मेरा लाइफ टाइम यूज का, हर साल हम एक 10-10 हजार रुपए डिप्रिशिएशन लेंगे। हर एसेट का अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल समझो एक एसेट मैंने लिया 100 रुपए में, उसको मैंने 2 साल यूज किया, 10-10 रुपए कम हुए, आज उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है गाइस? आज उसकी डब्ल्यूडीवी है 80 रुपीज, आप यहां पे देख सकते हो, राइट। अब समझो ये 80 रुपीज की एसेट मैंने बेची, समझो ये 80 रुपीज की एसेट मैंने बेची 72 रुपीज में, ओके। आज
खरीदी थी 100 में, WDV 80 बेची 72 में, कितने का लॉस हुआ मुझे? 8 रुपए का लॉस हुआ। ये लॉस जो है ना 8 रुपए का, ये कुछ नहीं बल्कि हम इसको पूरा क्या पूरा डिप्रिशिएशन, टर्मिनल डिप्रिशिएशन बोल के पूरा क्या पूरा हम चार्ज कर दिया हमारे P&L अकाउंट में। वेरी क्लियर? श्योर? अब समझो अगर ये एसेट मैंने 89 रुपीज में बेची होती, आज WDV 80 मैंने बेची 89 में, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, या बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल इनकम में प्रॉफिट P&L में प्रॉफिट बोल के ले लोगे। समझो ये मैंने 117 में बेची, 100 रुपए की एसेट खरीदी थी, 2 साल डिप्रेशन करके 80 रुपए में लेके आया, लेकिन बेचते हुए 117 में बेचा मैंने। तो अब हम क्या करेंगे पता है? 117 में से 80 जो आज की WDV माइनस करके 37 का प्रॉफिट है, उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। 80 से लेकर कॉस्ट तक का जो डिप्रिशिएशन है 20 रुपीज का, ये हम P&L में हिट कर देंगे एज अ प्रॉफिट बोल के, और 100 रुपए के ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ है ये आपका कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, राइट? तो 20 रुपए का आपका लगेगा P&L में, और बचे हुए 17 रुपीज का आपका प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल गेन में। समझो यही मैंने 120 में बेची होती, 80 रुपए मेरा ये था, राइट? प्रॉफिट कितना है? 40, तो 20 रुपए जाएगा आपका P&L में, और बचा हुआ 20 रुपए जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ये आप चीज याद रखना, ये SLM मेथड के केस में होता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों का एग्जांपल लिखा हुआ था, इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल क्लास में आराम से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ याद दिलाने के लिए था। फिर जैसे मैंने आपको बोला है, इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो आपको कैपिटलाइज करना था पुट टू यूज के डेट तक। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा, अगर कोई एसेट मैं पर्सनली भी यूज कर रहा हूं और बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूं, मैं कोई कार लिया हूं जिसमें मैं खुद भी घूमता हूं और मेरी बीवी जो कि है नहीं उसे भी घूमने दे देता हूं, आप उसमें क्या करेंगे सर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसका रेशियो निकालेंगे। सर आप कितनी बार घूमते हो, आपकी बीवी कितनी बार घूमती थी अगर होती तो, और जितना रेशियो आपका बिजनेस में उतना डिप्रिशिएशन बिजनेस में लेंगे, बचा हुआ हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मेरा कोई एसेट 60% बिजनेस के लिए यूज किया और 40% पर्सनल पर्पज के लिए यूज किए, डिप्रिशिएशन आया 60,000, तो बिजनेस का डिप्रिशिएशन अलाउड, बाकी डिप्रिशिएशन डिसअलाउड। वेरी क्लियर? ओके, डिप्रिशिएशन का सारा ज्ञान यहां पे खत्म होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट PGBP का यहां पर खत्म होता है। प्लीज फर्स्ट पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट ना करें, ये चेतावनी आपको मैं अभी भी दे देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। सो फटाक से मैं आपको वापस बोल रहा हूं, डेप्रिशिएशन सेम ब्लॉक सेम रेट, सबका अपना अपना अलग कॉलम बनाओगे। मोर देन 1 डेज लेस देन 1 डेज आप ऐड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने में बेची होगी कुछ मनी पेबल वो लेस कर दोगे, बचा हुआ जो आएगा WDV रहेगी आपकी, उसमें आप डिप्रिशिएशन चार्ज करोगे। मोर देन 1 डेज के लिए फुल, लेस देन 1 डेज के लिए हाफ रेट के ऊपर आप चार्ज करोगे। और अगर एडिशनल डिप्रिशिएशन है ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, राइट, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंपनी होगी तो एडिशनल डिप्रिशिएशन मिलेगा इनको कितना? 20%, लेकिन वो बट वाई में होगा, चारों स्टेट में से कोई भी नोटिफाइड एरिया में होगा तो 35% में मिलेगा। ये भी सेम, मोर देन 1 डेज के लिए 20% पूरा या 35% पूरा, लेस देन 1 डेज के लिए उसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमने जो कंसेप्ट पढ़ा SLM मेथड का पढ़ा हुआ है, और फिर हमने क्या क्या कैपिटलाइज करना क्या नहीं करना, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, ये सब हमने ये सब पढ़ा। ये पूरा डिप्रिशिएशन का पार्ट हमारा PGBP का पर खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट डिडक्शंस। ओके, देन लेट्स कम टू सेक्शन 32AD जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर बैकवर्ड एरिया। प्लीज डिप्रिशिएशन का भी रिलेट ना करें, ये एक एडिशनल डिडक्शन है जो आपको मिलता है अगर आप बट वाई में ही हो और नोटिफाइड एरिया में हो, तो आपको ये 15% एडिशनल डिडक्शन मिलता है। प्लीज इसे डिप्रिशिएशन में ना ले, WDV में से लेस ना करें, वो पार्ट खत्म हो चुका है। ये आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अगर आप वापस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और अपना मैन्युफैक्चरिंग 1/4/2015 के बाद चालू किया है, तो हम आपको 15% का एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रहे हैं, फ्लैट डिडक्शन। इसमें कोई मोर देन 1 डेज लेस देन 1 डेज का कम, प्लीज कंसेप्ट भी मत डाल देना। वो डिप्रिशिएशन का था वहां पे छोड़ दो, भूल जाओ, वो अलग बात है, ये अलग बात है। 15% का आपको सिंपल पूरा डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसका 15% मिलेगा। प्लीज WDV वगैरह में से लेस मत करना। ओके, इसमें भी आपको 3 कंडीशन सेम है कि सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, राइट, आपने आपके ऑफिस प्रीमाइसेस या घर पर या गेस्ट हाउस में नहीं डालना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज करो, और तीसरा कोई भी व्हीकल वगैरह में ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक डिडक्शन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे 32AD का डिडक्शन। प्लीज आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस सेक्शन 32AD। सी आपके PGBP में मुझे बहुत जन पूछते हैं, सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है। बेसिकली आपके पूरे इनकम टैक्स में आपको आपके एग्जाम के पर्पज के लिए सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, बट प्रोविजन याद करना जरूरी है। आप सेक्शन याद करते हो, इट इज एन एडिशनल थिंग, बट प्लीज रिमेंबर द प्रोविजंस। बट उसके साथ साथ में कुछ बेसिक सेक्शंस है वो एक्सपेक्ट करती है इंस्टीट्यूट, या आप खुद ही एक्सपेक्ट करते हो, शायद आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, सीए फाइनेंस स्टूडेंट बनने वाले हो, सो प्लीज कुछ सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। उसमें से ये है 32AD का डिडक्शन। वेरी क्लियर? फर्दर, यस,
नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेक्शन 35 रिसर्च एक्सपेंडिचर। कभी कभी इसमें सेक्शन के साथ पॉइंट वाले के साथ में क्वेश्चन में दे देते हैं, आपको यहाँ पे सेक्शन याद करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो हम यहाँ ध्यान रखते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है या किसी को डोनेट करती है तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है इट्स अ ग्रेट थिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो अगर ये पहले से ही रिसर्च हुई होती इसके लिए कोई वैक्सीन, तो कितना अच्छी बात होती है। हमारी इंडिया पूरा लॉकडाउन ही हुआ होता 4-5 महीनों के लिए, राइट। वैसे ही गवर्नमेंट हमेशा आपको बोलती है, अरे करो रिसर्च, करो डेवलपमेंट करो, इट विल बी एड टू द वैल्यू ऑफ कंट्री। सिमिलरली हम आपको कुछ डिडक्शंस भी देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 100% डिडक्शन दे देंगे, कोई डिप्रिशिएशन का झंझट ही नहीं है। अगर आप ऐसा कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो ऐसी कौन सी बातें क्या क्या होता है वो हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्लीज एकदम सर हिला दो और या फिर क्लास में आ जाओ आगे। ओके, अब ये डिडक्शन को हमको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक ये कि जब आप किसी को डोनेट करते हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ किसी को डोनेट कर रहे हो ये रिसर्च करने के लिए, राइट। दूसरी बात ये होगी हमारी जब आप खुद ये रिसर्च कर रहे हो। ओके, ये 2 पार्ट में डिडक्शन को डिवाइड किया। तो पहले पार्ट में हम आते हैं जिसमें हम बात करेंगे जब हम खुद रिसर्च कर रहे हैं। आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी 2 पार्ट है। एक, बिजनेस चालू होने के पहले ही आपने रिसर्च चालू कर दिया। दूसरा, चलते चलते बिजनेस में आपने रिसर्च चालू किया। तो पहले पार्ट में हम आते हैं जब बिजनेस चालू होने के पहले ही आपने रिसर्च चालू किया, तो ऐसे केस में से 3 ईयर तक पहले का डिडक्शन आपको मिलेगा। वेरी क्लियर। उसमें भी आपको सैलरी का मिलेगा, उसमें भी मेन मोटा मोटा सैलरी, पर्क्स वगैरह का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अदर एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड का तो आपको कोई भी इसमें नहीं मिलने वाला भाई। लैंड की खुद की इतनी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका डिडक्शन क्या था आपको, राइट। और तीसरा, अदर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। याद रखना, बिजनेस चालू होने के 3 साल पहले तक ही आपको ये 3 साल पहले तक का ये डिडक्शन आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा, उसके पहले का आपको नहीं मिलेगा। सैलरी का मिलेगा, बाकी रेवेन्यू का नहीं मिलेगा, और फर्दर कैपिटल एसेट्स का आपको मिल जाएगा, लैंड का नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर चलते बिजनेस में मैंने खर्चा किया तो सर इस केस में क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा कि मेरा बिजनेस भी रन है और उसके साथ साथ में मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं, तो उस केस में उन्होंने वापस 2 हिस्से किए हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी फर्म है या मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो होगी तो, या बचे हुए बाकी सब एसएससी। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी फर्म या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना उसका 150 तक का डिडक्शन मिलेगा। मतलब मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, मुझे 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ओके, लैंड का तो हमेशा नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का 100% मिलेगा, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 150 तक का मिलेगा। अगर बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म में चाह रहे आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, रेवेन्यू का 150%, कैपिटल का 150%, बिल्डिंग का 100%, लैंड का तो नहीं मिलता है। वेरी क्लियर। उसके बाद अगर कोई अदर एसएससी हो तो इस केस में रेवेन्यू का पूरा मिलेगा, बिल्डिंग का पूरा मिलेगा, अदर कैपिटल का पूरा मिलेगा, लैंड का हमेशा नहीं मिलेगा। यह ध्यान रखना। वेरी क्लियर। तो ये हमें अपने देखो, अभी हमने एकदम सिंपल ही 4 अलग अलग चीजें हमने खत्म कर दी है। ओके, चालू करने के पहले, चालू करते हुए, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो, और अगर कोई अदर एसएससी है तो वो। अब हम जाएंगे अगले पार्ट की ओर, जब हम किसी को दूसरे को डोनेट कर रहे हैं खुद करने की जगह। अगर हमारे पास नहीं है कुछ कैपेसिटी तो हम किसी को डोनेट भी कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को देते हो पैसा, और अगर वो आपकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए है तो आपको 150 टका मिलेगा। स्टैटिस्टिकल या सोशल रिसर्च के लिए तो 100 टका डिडक्शन आपको मिलेगा, जितना दोगे उतना पूरा मिल जाएगा, राइट। अगर आप आईआईटी को दे रहे हो, इट इज रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, पूरा 150 टका डिडक्शन मिलेगा। आप कोई अप्रूव्ड कंपनी को दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, मुझे याद है, मुझे पता है, आप प्लीज 2-3 बार वापस पीछे जाओ और वापस ये करो, आपको डेफिनेटली याद आएगा। सबसे पहले अगर आप खुद किसी को डोनेट कर रहे होगे तो उसके 3 हिस्से मैंने कर दिए। कोई भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर होगा तो 150 फॉर साइंटिफिक, 100 फॉर यस सोशल। अगर आईआईटी को दिया 150%, कोई अप्रूव्ड कंपनी को दिया तो 100%। वेरी क्लियर। उसके बाद बिजनेस चालू होने पहले 3 साल तक सैलरी का मिलेगा, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का मिलेगा, बाकी कोई कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। फर्दर उसके बाद अगर आप साथ साथ में किया है तो अगर बायोटेक्नोलॉजिकल फॉर्म है तो सबका 150, लैंड का नहीं, बिल्डिंग का 100। वेरी क्लियर। उसका अगर कोई एसएससी होगा तो सबका 100 मिल जाएगा, लैंड का नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का भी आपको मिल जाएगा। 100% क्लियर। प्लीज बी कंसेप्चुअली क्लियर। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो प्लीज आप पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू।
फर्दर अगर आपने कोई एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट किया है तो सेक्शन 35 सीसीसी के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया है सेक्शन 35 सीसीडी के अंदर, इसके अंदर आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा, जितना आपने खर्चा किया उससे भी ज्यादा। अगर आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है और अगर आप कोई इंडियन कंपनी हो तो उसका भी हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी फॉर्म होने के पहले का कोई एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो इस केस में आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया ये 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बढ़ जाएगा और 5 इंस्टॉलमेंट में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। इंडियन कंपनी है तो एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है वो, या फिर 5% ऑफ सीओपी और सीई जो भी रहेगा उसका लोअर का प्रोडक्शन मिलेगा। आउटसाइड कंपनी तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% जो भी लोअर रहेगा वो आपको डिडक्शन 5 अगले इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए कुछ खर्चा किया है वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। एंड देन लेट्स हम गो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 35 एडी। प्लीज कंफ्यूजन ना दो, 32 एडी मेरे साथ बोलो, 32 एडी डायरेक्ट डिडक्शन देता आपको 15% का। यस, 32 एडी डायरेक्ट डिडक्शन देता 15% का। 35 एडी इज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या आपको याद आया, मैंने आपको सबसे पहले बोला था बिजनेस के 3 पार्ट होते हैं, नॉर्मल, स्पेक्युलेटिव जिसमें 4 नहीं थे, एंड द स्पेसिफाइड, दिस इज हियर व्हिच वाज आई एम टॉकिंग अबाउट। सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेसेस, तो ऐसे 14 बिजनेस की लिस्ट है जो कि स्पेसिफाइड, गवर्नमेंट ने बोला कि आप आओ और इधर खर्चा करो, आप जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आप आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। ये 14 बिजनेस में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया पूरा का पूरा पहले साल डिडक्शन लो, बात खत्म करो, क्योंकि हमको चाहिए आप लोग बिजनेस में आओ, राइट। तो ऐसे कौन से बिजनेसेस है ये मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत डायग्राम से बताना चाहा है। देखो तो समझ रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट मैंने 9 से 10 बिजनेस कवर कर लिया आपके जो इंपॉर्टेंट है मोटा मोटी आपके एग्जाम के लिए। यस, मुझे पता है जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको समझेगा ही नहीं, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा। ओके ग्रेट, सी हियर। सबसे पहले अगर एक मैं आपको स्टोरी बोलता हूं और इस स्टोरी के किरदार के हिसाब से सारे आपके बिजनेस याद हो जाएंगे। अब ये स्टोरी ऐसी है कि एक कोल्ड चेन फैसिलिटी है आपकी, अब उसमें अलग अलग चीजें हम रखते हैं। अगर उसी की जगह कोई दूसरा कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या करते हैं, अलग वेयर हाउस में रखते हैं। शुगर रिलेटेड प्रोड्यूस होगा तो हम शुगर के वेयर हाउस में रख देते हैं। अब ये वेयर हाउस से एक पाइपलाइन जाती है दूसरे कंट्री के अंदर, और वो पाइपलाइन में हम हमारे कुछ सामान भेजना होगा तो डायरेक्ट पाइपलाइन में डालते हैं, दूसरे कंट्री को पहुंच जाता है। अब ये जो कोल्ड चेन फैसिलिटी में जो लोग काम करते हैं उनको हमने घर दिए रहने के लिए। वो घर में क्या हुआ, कोई कोई कीड़ों का बीज का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद बहुत जनों को वो काटे, बहुत जनों को, तो हमने उनको हॉस्पिटल में भेजा जहां 100+ बेड्स है। बचे हुए लोगों को हमने टेम्पररी होटल में डाल दिया, और ये सब हमने क्या क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, राइट। यही आपकी पूरी स्टोरी खत्म होती है और आपके मोस्ट ऑफ बिजनेस यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे पहले वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दूसरा वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, कोल्ड चेन फैसिलिटी, बी वैक्स, ठीक है। 5वां हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम्स के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट 6, होटल 3 2 स्टार प्लस 7वां, 100+ बेड्स वाला हॉस्पिटल 8वां, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन 9वां, 9 से 10, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस आपका होगा तो 10वां। इस तरीके से मैंने 10 बिजनेस आपको यहाँ पे याद दिला दिए। प्लीज रुक जाइए, इसे खूबसूरत ड्राइंग आपके बुक में भी यहाँ पर आप कर लीजिए। अब ये 10 की अच्छी बात क्या है, ये 10 बिजनेस में से और एडिशनल 4 बिजनेस भी है जो आपको लिस्ट में दिख जाएंगे। ये 14 बिजनेस में आप जितना भी पैसा डालोगे पूरा का पूरा पहले से आपको रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, और सिर्फ यहाँ पे के लिए याद रखना, बाकी सबके लिए न्यू प्लांटर मशीनरी है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा पता है, 20% आपकी सेकेंड हैंड प्लांटर मशीनरी रही तो भी चलेगा, या अगर आपने कोई इंडिया के बाहर से मशीनरी लाई तो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 35 एडी के लिए ही है, एडिशनल डिप्रिसिएशन और 32 एडी के लिए न्यू ही चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ डिडक्शन दिया हुआ है कि अगर आपने 20% ओल्ड रखा टोटल में तो भी चलेगा, और इंडिया के बाहर से आपने कोई यूज मशीनरी लाई तो भी हम उसको नया ही मानेंगे, ठीक है। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेसेस। अब यहाँ पे आपको जो डिडक्शन मिल गया है ऑब्वियसली पूरा 100% मिला है, इसके ऊपर वापस आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब ये अलग अलग बिजनेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बोलिए जो मैं अभी डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा, बिकॉज हमको सिर्फ यहाँ पे फटाफट रिवाइज करने का हमारा एम था। अब उसके बाद अगर आप कोई बोनस कमीशन देते हो आपके एम्प्लॉयज को, तो जितना आप पे करते हो, रिस्ट्रिक्शन अमाउंट बिजनेस एक्सीड द बोनस पेएबल अंडर द पेमेंट, आप जितना गवर्नमेंट पे करते हो उतना ही आपको रिडक्शन मिलेगा। फर्दर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर पर्सनल पर्पज के लिए तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक से लिया तो भी मिलेगा, कोई दोस्त से लिया लोन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करे तो उसका भी रिडक्शन आपको मिल जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात करूंगा। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, 100 रुपीज का बॉन्ड होगा, हम 80 रुपए में दे देते हैं, आज इश्यू कर देते हैं, और जब वो रिडीम होगा तब पूरा 100 रुपीज में रिडीम होगा। तो जो 20 रुपीज का डिस्काउंट है ना, ये हम लाइफ ऑफ द बॉन्ड में बांट देंगे। मतलब ये जो 20 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है और हमारे बॉन्ड की लाइफ है 10 साल, तो हर साल 2-2 रुपए हम इसको क्लेम करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर। वेरी क्लियर। तो जितना लाइफ होगा उसके अंदर आप ये बांट दोगे। उसके बाद एम्प्लॉयर ने कुछ फंड में पैसा डाला है तो अच्छे अच्छे नाम का रिडक्शन मिलेगा, बुरे बुरे नाम का रिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब क्या, कोई स्टैट्यूटरी फंड है,
रिकॉग्नाइज फंड है, सुपर एन्युएशन रिकॉग्नाइज फंड है, स्टैट्यूटरी फंड है, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बचे हुए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा आपके पीएनएल के अंदर। अगर आपने पेंशन के लिए कुछ पैसे डाले हुए तो उस केस में आपको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच इज बेसिक प्लस डी एन टर्म्स विच इज लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देयर आफ्टर फर्दर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड आपको पूरा मिलेगा। एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस, अगर आपने कोई आपके जानवर यूज किए हुए तो प्लीज लाइव स्टॉक के ऊपर आप डिप्रेशिएशन क्लेम ना करो, उसके ऊपर डिप्रेशिएशन नहीं मिलता है। समझो कोई गाय, हमारा दूध का बिजनेस है, हमारे पास बहुत सारी गाय है, तो गायों के ऊपर आप डिप्रेशिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई गाय का दूध आना बंद हो गया या वो मर गई तो पूरी की पूरी कॉस्ट आप आपके पीएनएल में हिट करके डेबिट कर सकते हो। अगर उसे कुछ रिकवर हो रहा आपको तो उतना आप माइनस कर देना। फर्दर बैड डेट्स, अब बैड डेट आपको ध्यान रखना है, जब आपको बैड डेट्स एक्चुअल में हो गए तभी आपको बैड डेट्स का बेनिफिट मिलेगा। ओके, लोन रिलेटेड बैड डेट्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस का कोई बैड डेट है तो वो आपको मिलेगा, लेकिन कोई लोन देने वाली कंपनी है तो उसका बैड डेट भी ऑब्वियसली वही हो जाएगा, तो वो उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वेरी क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड, हमेशा याद रखना इनकम टैक्स के अंदर कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन के साथ में। अगर आपकी कोई बैड डेट अब आपकी रिकवर होती है तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल समझो मेरी बैड डेट थी 1 लाख रुपए, मैंने बैड डेट क्लेम किया, एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया पिछले साल, अब वो रिकवर हो गई है, तो जब कभी भी ऐसी बैड डेट रिकवर होती है आपको पूरा क्या पूरा इनकम में लेना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है थी, सर मेरी बैड डेट थी 1 लाख रुपया, मैंने डाल दिया पीडीएल में 1 लाख रुपया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर आया, उसने मुझे बोला तुझे मैं सिर्फ 60,000 अलाउ करूंगा, 40,000 अलाउ मैं नहीं करूंगा। तो ठीक है, उस टाइम तो हमने 60,000 नहीं लिया। अब जब कभी भी ये बैड डेट समझो पूरी का पूरी रिकवर हुई है तो याद रखना पहले हम बदला किससे लेंगे, असेसिंग ऑफिसर से लेंगे। असेसिंग ऑफिसर बोले तूने जितना पहले मेरा काटा है ना उतना पहले इधर काटा वापस और फिर ही बचाओ इनकम। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, देखो एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 1 लाख का बैड डेट था, 60,000 ऑफिसर ने अलाउ किया, 40,000 डिसअलाउ किया। अब समझो 2-4 साल बाद वो जो बंदा था उसको साक्षात्कार हुआ, उसने महाभारत देखी जो भी चल रही थी, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने आके मुझे 62,000 रुपए पे कर दिए, 62,000 रुपए उसने मुझे पे कर दिया। अब ये जो 62,000 है ना, अब ये मेरे पूरी की पूरी इनकम में लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने मेरा तब काटा था अब मैं उसका वापस काटूंगा। मतलब क्या, अब जो 62,000 आपको मिले ना उसमें से सबसे पहले उसने तब कितना काटा था, 40,000, बरोबर क्या, माइनस करो, बचा हुआ जो आपका 22,000 रहेगा इतना ही आप टैक्सेबल करोगे। तो सिंपल असेसिंग ऑफिसर से आपको बदला लेना है, पहले कितना काटा था पहले वो कम कर, तो फिर बचा हुआ आप टैक्सेबल कर दे, हमको चलेगा। इसका हमने एग्जांपल भी दिखा था क्लास में, राइट। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग सिर्फ कंपनी को अलाउड है, रेवेन्यू तो 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर आपका बिजनेस ही है टैक्स शेयर्स में डील करना, तो इस केस में जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह होते हैं, आपके कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होते हैं, वो सब आपको अलाउडेबल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। लेकिन याद रखना अगर आप कैपिटल गेन में जा रहे हो तो वहां पर आपको ये नहीं मिलता है। मार्क टू मार्केट वगैरह आपको कोई लॉस आपने किया होगा तो आईसीडीएस के हिसाब से अलाउ किया होगा तो अलाउड है, वरना वो अलाउड नहीं है। और उसके बाद अगर मैंने अभी तक जितने डिडक्शन के बारे में बात की है इसमें आपका डिडक्शन नहीं आया लेकिन आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये तीनों भी सेटिस्फाई होते हैं तो वो आप डिडक्शन आपके यहाँ पे पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले इट शुड बी होलली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। दूसरा क्या, इट शुड बी रेवेन्यू इन नेचर है। तीसरा इट शुड बी लीगल। तो पहले तो पूरा क्या पूरा बिजनेस के लिए होना चाहिए, इट शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, और इंपॉर्टेंट चीज है तो लीगल भी होना चाहिए। इनलीगल एक्सपेंडिचर हम कैसे अलाउ करेंगे, तो कोई भी एक्सपेंडिचर होगा जो बिजनेस के लिए किया हुआ है, रेवेन्यू इन नेचर है और लीगल है, तो इस केस में वो आपको पूरा क्या पूरा अलाउड डिडक्शन हो जाएगा। सीएसआर एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, ब्रोशर, पैम्पलेट में किसी में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो वो अलाउ नहीं होता है। गिफ्ट किसको आपने दिया है, क्लाइंट को दिया, वो सब अलाउ हो जाएगा। कोई पूजा वगैरह करवाई है वो सब आपको अलाउ हो जाएगा। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें। उसके बाद अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट शेयर, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और ये अलाउड नहीं होता है। अगर बायबैक ऑफ शेयर है, बोनस है, डिवेंचर है, तो ये सब रेवेन्यू बोलकर आप अलाउड कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स आपको कभी भी अलाउड नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपको अलाउड हो जाएगा लेकिन उसके ऊपर कभी पेनल्टी अलाउड नहीं होगा बिकॉज इट इज पेनल इन नेचर। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी का इंटरेस्ट होगा वो अलाउ हो जाएगा, पेनल्टी होगा तो अलाउड नहीं होगा बिकॉज इट इज पेनल्टी नेचर, क्योंकि आप वो इलीगल कुछ तो भी आपने गड़बड़ी की है इसलिए आपको पेनल्टी मिली है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर, हमेशा यहां पे आप क्लियर रहना। ओके, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अनदर पॉइंट कम्स ऑफ टीडीएस।
टीडीएस का कुछ पार्ट यहाँ पे आता है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या ड्यूरेट के पहले काट के नहीं भरा तो आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे हम बीजीपी में गड़बड़ कराएंगे। अब क्या गड़बड़ कराएंगे, देखो सबसे पहला 3 केस में मैंने चीज को बांटा है। सबसे पहला केस है इधर कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को कुछ पेमेंट दे रहे हो और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको 100% डिसअलाउंस हो जाएगा, आप कुछ भी एक्सपेंडिचर में नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आप जब कभी भी बाद में पे करोगे या भर दोगे तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है उसको आपने पे करना था, टीडीएस काटना, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% ही डिसअलाउंस होगा और जब कभी भी आप ये कर दोगे तो वापस आपको अलाउ हो जाएगा। मतलब यहां पर गलती को माफी है, इंटरेस्ट ज्यादा भर दो हम आपको डिडक्शन भी देंगे। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट या आउटसाइडर को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो इस केस में 100% डिसअलाउंस, और वो जब पूरी जिंदगी में कभी वापस अलाउ नहीं होगा। क्यों सर, सैलरी लेके भाग गए वो कब वापस आएगा हमारे हाथ में, भरोसा ही नहीं उसका सर अब तो इस केस में, ऐसे केसेस में आपको हमेशा याद रखना है आपको आपका वापस जब कब भरोगे नहीं मिलेगा, तो आपको पहले ही टीडीएस इसके ऊपर करना पड़ेगा। बेसिकली मोटा मोटी 3 ही प्रोविजन है, ये 3 आपको सबसे ज्यादा आती है एग्जाम्स के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद यस, टैक्स ऑन मॉनिटरी परक्यूजिट्स, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कोई मॉनिटरी कोई परक्यूजिट दे रहे हो और उसके ऊपर का टैक्स भी आप खुद ही पे कर रहे हो, मतलब उसको हमने परक्यूजिट दिया उसकी सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन आप खुद ही उसको टैक्स भी दे रहे हो कि ले भाई टैक्स भी तू हमसे ही भरवा ले, इस केस में ये आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। एंड नाउ द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस कम हियर, 40A2 एंड 40A3, 2 मतलब 2 रिलेटिव के बीच में, 3 मतलब कैश पेमेंट का होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इसके बारे में एक क्वेश्चन होता है कि आपको फ्री के 2 मार्क रहते हैं, प्लीज ये बोनस मार्क आप खोना मत। ओके, तो ये क्या है 48(2), अगर कोई रिलेटिव को आपने एक्सेसिव पेमेंट दिया है, मतलब कोई रिलेटिव को मैंने 1 लाख रुपए देने चाहिए तो मैंने उसको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिए, तो जितना एक्सेसिव रहेगा उतना पूरा डिडक्शन आपको नहीं देगी हम। मतलब समझो मैंने किसी को 50,000, रिलेटिव को 50,000 पेमेंट देना चाहिए था, उतना नॉर्मल था, ये मैंने उसको 80,000 दिया है, तो कितना एक्सेस है 30,000 आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको नीचे आके चुपचाप आपको प्रॉफिट में एड बैक कर देना है। इट इज नॉट अलाउड, राइट। ऑब्वियसली जितना बनता है उतना दो ना, ज्यादा क्यों लेके आ रहे हो आप, राइट। उसके बाद अगर आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह किसको पे किया, आपके सब्सटेंशियल कंपनी वगैरह को, जिसमें आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो 10% ज्यादा, उनको भी हम एक्सेसिव पेमेंट होल्ड नहीं करेंगे। दिस इज 48(2) रिलेटिव के बारे में। 40 आपको सीधा क्वेश्चन में दिया रहेगा, द पेमेंट इज गोइंग टू द ब्रदर विच वाज लायबल टू पे फॉर 1 लाख रुपीज बट वी हैव पेड देम 1,40,000, तो ऊपर का जो 40,000 है उसका डिडक्शन ले लेना, उसको बिल्कुल भी आप अलाउ मत करना, उसको प्रॉफिट में आप ऐड कर देना। एंड नाउ कम्स 48(3) विच इज कैश पेमेंट। अगर आपने किसी को भी कैश पेमेंट दिया इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन वन पर्टिकुलर डे फॉर वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, तो एक्सेस ऑफ 10,000 आपने कैश पेमेंट किया तो पूरा क्या पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। किसको मैंने 11,000 कैश में पूरा पेमेंट दिया, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर को देता हूं तो 10,000 की लिमिट क्या हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। अगेन वन पर्टिकुलर पर्सन, वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड वन पर्टिकुलर डे, रिमेंबर इट, राइट। आपको ऑडिट में आप जाओगे तो अब ये सबसे ज्यादा काम आपको आएगा, आपका सर बराबर आपको सिखा देगा यहाँ पे क्या करना होता है। ओके, पर यहाँ पे याद रखना एग्जाम पर्पस के लिए कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट किया अलाउड नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ एग्जाम्पशंस है। अरे बैंक की बंद थी, हमारे गांव में बैंक ही नहीं थी सर, हमने आरबीआई को पेमेंट दिया है, हमने कोई बैंक को ही पेमेंट दिया है, हमने गवर्नमेंट को पेमेंट दिया है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को पेमेंट दिया है, राइट। ओके, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के 50,000 के पेमेंट किए, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए आपने पेमेंट दिया, तो ये सब अलाउड है, बाकी सब आपको अलाउड नहीं रहेगा। प्लीज गो इन डिटेल विद दिस रूल। और नॉर्मली आपको मोटा मोटा याद रखना 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, ट्रांसपोर्टर होगा तो 35,000 के ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ग्रेचुइटी वगैरह का आपको प्रोविजन नहीं चलेगा, लेकिन अगर पेएबल है इसी साल में तो आप उतना ही कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते हो। अनदर एक्सपेंडिचर कम्स 43B विच इज वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर विच टॉक्स अबाउट कि आपको कुछ एक्सपेंडिचर पेमेंट बेसिस पे ही अलाउगे, ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं होगे। क्या क्या एक्सपेंडिचर है सर, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस होगा या आपने पे किया है तो ही अलाउड होगा, इनडायरेक्ट का ही अलाउड होगा, डायरेक्ट का तो होने नहीं वाला है, पेमेंट के बेसिस पे ही अलाउड होंगे, नहीं तो अलाउड नहीं होंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन फंड, स्टैट्यूटरी फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड फंड, जब आप पे करोगे तो ही अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। रेलवे की कोई एसेट आपने यूज की है वो भी ड्यू बेसिस पे नहीं, पेड बेसिस पे अलाउड रहेगा। कोई भी इंटरेस्ट होगा, कोई भी एनबीएफसी का या फिर कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंक का, ये भी आपको पेएबल पेड बेसिस पे ही अलाउड है, पेएबल पे अलाउड नहीं होगा। बोनस टू कमीशन एम्प्लॉयज, अगर ये भी कुछ होगा तो ये भी आपको पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा, बाकी आपको अलाउड
नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। लीव एनकैशमेंट भी आपको पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा। दिस इज 43B, प्लीज रिमेंबर दिस, एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन पेड बेसिस। वेरी क्लियर, ओके। फर्दर, असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम फॉरेन, जो भी ब्लॉक ऑफ एसेट में आप ऐड कर दोगे, जितना भी आपने लिया हो आपका फॉरेन गेन या लॉस एडजस्ट करके। डीम्ड पीजीबीपी, रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम, अगर समझो आपने कोई डिडक्शन कोई खर्चा पहले लिया था, अब वो रिकवर हो चुका है, तो ऑटोमेटिक आप उसको इनकम में वापस चुपचाप ले लेना। अगर वो साइंटिफिक एसेट है, वो आपने पहले यूज साइंटिफिक डिडक्शन लिया, अब आप उसे बेच रहे हो, तो जितने में बेचोगे पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने उसे यूज ही नहीं किया फिर बेचा, तो इस केस में आपका कोई भी जो भी WDV रहेगा या सेल प्राइस रहेगा, वो हिसाब से हम आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। Okay, this was the second part which we'll talk about, in which we have talked about all of the deductions, right? Please revise this more and more ताकि आपको सब चीजें याद हो जाए। बेसिकली मोटा मोटी बहुत सिंपल चीजें हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू थर्ड एंड द वेरी लास्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट द बुक्स एंड ऑडिट एंड सम ऑफ द प्रिजम्प्टिव इनकम्स। ओके, ये लास्ट पार्ट है हमारा पीजीबीपी का। नाउ ये बुक्स के बारे में मैं बात करूं तो बुक्स का बहुत कंफ्यूजन होता है सब लोगों को, उसके लिए मैं एक चार्ट ड्रॉ किया हूं। प्लीज आप यहाँ पे पॉज करके चार्ट अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कर लो। ये काफी हेल्पफुल चार्ट है, इसमें आपका पूरा सेक्शन 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स पूरा कवर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात की, इसके दो हिस्से किया हुआ है, एक है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, दूसरा है अदर एसेसीज के लिए। स्पेसिफाइड पर्सन, अदर एसेसीज। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन? मतलब वही अकाउंटेंट, इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल कंसल्टेंट, अगर कोई फिल्म आर्टिस्ट है, ये सब आपके स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे सर? तो इनका आपको क्या करना है, देखिए जो प्रेजेंट ईयर है उसके पिछले 3 साल और तीनों साल में अगर ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख के ऊपर है तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी 6F के हिसाब से, और तीनों साल में 1.5 लाख से नीचे है तो आपको उतनी बुक्स मेंटेन करनी जिससे आपका असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम निकाल सके। वेरी क्लियर, तीनों इफ इट इज स्पेसिफाइड, तीनों भी साल में 1.5 लाख के ऊपर चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा एक आध साल में 1.5 लाख के ऊपर, 2 साल में 1.5 लाख के ऊपर, 1 साल में 1.5 लाख के नीचे नहीं। पीवाई के पहले के, देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, पीवाई के पहले के तीनों साल में 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो आपको 6F के ऊपर हिसाब से बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। कैश बुक, जर्नल, लेजर, सीसी ऑफ बिल फॉर 25 से ऊपर, ओरिजिनल बिल कॉपी जो भी 50 रुपए के ऊपर होगी उसकी। वेरी क्लियर। 1.5 लाख से नीचे तो सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को आपका इनकम असेंड करते आना चाहिए, उतनी ही बुक्स आपको मेंटेन करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एसेट्स। अब इसके बारे में बात करते हैं हम। अब इसके बारे में बात करेंगे, उसके भी हम 2 हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा रहेगा आपका इंडिविजुअल एचयूएफ और दूसरा रहेगा अदर्स का। अब इंडिविजुअल एचयूएफ का हम देखेंगे, पिछले तीनों साल में से कोई भी एक साल, ओके, कोई भी एक साल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या आपका टर्नओवर 25 लाख के ऊपर है, राइट, यस, अगर आपका टर्नओवर 25 लाख के ऊपर है तीनों में से कोई भी एक साल के लिए, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अदर एसएससी हो आप, तो अगर आपकी इनकम तीनों में से कोई भी एक साल में 1,20,000 के ऊपर हो या फिर आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर हो तो भी आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर दोनों का आंसर नहीं है तो आपको कोई भी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, आपको सिर्फ एक चीज आप याद रखने की है कि स्पेसिफाइड के केस में 3 साल का देखना है आपको, यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक साल का देखना है। ओके, वेरी क्लियर। फर्दर, ग्रेट, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 44AA। Now let's come to the presumptive income, section 44AD, ADA and AE। अब एक बारे में बात करता है, तो गाइस जिसी का भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है और वो बिजनेस कर रहा है, उस केस में हम उसको प्रेजेंट इनकम देंगे। जितना टर्नओवर रहेगा उसका 8% आप ले लोगे, वो आपका प्रॉफिट रहेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना रहेगा। लेकिन अगर आपकी वो पूरी का पूरी रिसिप्ट आपके बैंक अकाउंट वगैरह में है, आपको ईसीएस से क्रेडिट हुआ है, तो उस केस में हम उसके ऊपर कितना लेंगे? 6%। आप बोलेंगे सर 1 करोड़ हमको आया था कैश में, 1 करोड़ आया है हमारे डायरेक्ट अकाउंट में, तो 1 करोड़ के ऊपर 6% लो, पहले वाले 1 करोड़ के ऊपर 8% लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है 2 करोड़ के नीचे उसका टोटल टर्नओवर होना चाहिए। और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम डायरेक्ट इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम सोचेंगे कि जितने भी उसके अलावा कोई भी आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट डिडक्शन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा 44AD है। अब बिजनेसमैन को हमने दे दिया, अब प्रोफेशनल गवर्नमेंट क्या बोला हमको भी दो ऐसा कुछ, तो भी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको भी हम दे देंगे। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो आपको 50% पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना पड़ेगा आपको, और उसके अलावा हम आपको कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं देंगे। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है।
अगर आपका उसके बाद एक हमारा और ऑडिट का सेक्शन, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के ऊपर है तो इस केस में आपको आपके बुक्स का ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन आपका अकाउंट 1 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ के नीचे है और आप प्रेजेंट इनकम में जा रहे हो सेक्शन 44A(D) के हिसाब से, तो फिर आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मिनिमम प्रॉफिट ले लीजिए और बात खत्म कर दीजिए। वेरी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 44AE। ये है प्रेजेंट इनकम सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और पूरे साल के अंदर उसके बाद 10 से कम व्हीकल है। ये याद रखना, साल के एक भी दिन अगर उसके बाद 11 भी व्हीकल आ गए ना तो नहीं चलेगा। मतलब समझो मैंने आज मेरे पास 10 व्हीकल है, कल मैंने खरीदी, परसों एक बेच दी, नहीं चलेगा। टोटल नंबर ऑफ देखना, साल में पूरे साल में आपको 10 से कम ही व्हीकल चाहिए, तो 10 या 10 से कम, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, तो आपको व्हीकल का आपको 2 हिस्से करना है। अगर वो आपकी व्हीकल हेवी गुड्स व्हीकल है या फिर लाइट गुड व्हीकल है, लाइट गुड व्हीकल है तो आपको 7,500 पर मंथ लेना है। तो अगर 12 महीने के पास थी आपके पास तो 12 मंथ के लिए आपको लेना है। इसका हमने डिटेल क्वेश्चन किया था, प्लीज आप वो जाके रीड कीजिए एक बार, आपके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ, वापस से भी पढ़ सकते हो। दूसरा आपका दूसरा हिस्सा रहेगा कि अगर आपकी हेवी गुड्स व्हीकल है, राइट, तो हेवी गुड्स व्हीकल है तो आपको 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ लेना है। अब हेवी गुड व्हीकल, लाइट गुड व्हीकल 12 टन के ऊपर कैपेसिटी होगी तो हेवी गुड्स व्हीकल, उसके नीचे होगी तो लाइट गुड व्हीकल। हेवी के लिए 1 टन 1,000, लाइट के लिए 7,500 पर मंथ कैलकुलेशन टॉकिंग। तो अगर आपने कोई व्हीकल 5 महीने के लिए रखी तो इंटू 5 करना, कोई व्हीकल पूरे 12 महीने के लिए होगी तो इंटू 12 करना मत भूलना। ओके, now we'll come to the last part of PGPP, which talks about for the partnership firm payment interest bonus commission from a partnership firm to a working partner only। तो आप ये जो इंटरेस्ट ये जो आपका सैलरी है, रेम्यूनरेशन, अब ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप अपने वर्किंग पार्टनर को ही दे सकते हैं। उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। आपका जितना भी प्रॉफिट रहेगा पहले 3 लाख के ऊपर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और एल्स 1,50,000 विच एवर इज हायर उतना दे सकते हो, और बचे हुए बैलेंस प्रॉफिट के ऊपर आपको 60% ऑफ बुक प्रॉफिट आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज तो पहले 3 लाख के ऊपर आपको रहेगा 90% या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और बचे हुए आपके 7 लाख के ऊपर आपको 60% डिडक्शन, आपको 60% तक का। ये हायर लिमिट है, इसके नीचे होगा तो चलेगा, इसके ऊपर होगा तो नहीं चलेगा, आपको यहां पे लाके लिमिट करना पड़ेगा। वेरी क्लियर, इतना आपको अलाउड रहेगा, उसके एक्सेस आपने पे किया तो अलाउड आपको नहीं रहेगा। इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट आप 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से ही पे कर सकते हो अपने पार्टनर को, याद रखना है चीज। अब यहाँ पे एक और एक चीज आती है कि सर, ये आपको एक्जैक्टली बहुत जगह मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर अगर हम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या होता है सर, हमको पता नहीं, तो वो मैं आपको कहता हूं। यहां पर समझो एक फर्म है, ओके, इसके अंदर सुमित मारू पार्टनर है, ओके, तो ये फर्म से जो सुमित मारू को इंटरेस्ट मिलेगा ये मैक्सिमम 12% तक का ही अलाउड है, उसके ऊपर का अलाउड नहीं है। क्लियर। लेकिन समझो सुमित मारू एचयूएफ ने भी इसको कैपिटल दिया हुआ है, कुछ पहले पैसे लोन पे दिए हुए हैं, तो ये जो इंटरेस्ट की लिमिट है ना ये 12% एप्लीकेबल नहीं है। एचयूएफ को कितना भी पैसा दे सकते हैं, बिकॉज एज पर इनकम टैक्स सुमित मारू एंड सुमित मारू एचयूएफ आर 2 डिफरेंट एंटिटी। तो अगर मैं कहीं पे मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर हूं तो लिमिटेशन एप्लीकेबल है इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए ही, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के लिए कोई भी लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली कोई फॉर्म के अंदर, सिमिलरली समझो कोई फॉर्म के अंदर मेरा एचयूएफ पार्टनर है, ओके, तो लिमिटेशन जो है 12% की सिर्फ और सिर्फ इसको ही एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल को मैं कितना भी इंटरेस्ट दे सकता हूं, यही होता है हमारा इंडिविजुअल और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, राइट। होप सो आपको अभी क्लियर हुआ है। इन शॉर्ट, अगर आप कहीं पे पर्सनल इससे आप पार्टनर हो तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को कितना भी इंटरेस्ट पे कर सकते हो, कहीं पे रिप्रेजेंटेटिव से आप पार्टनर हो तो पर्सनल को कितना भी पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों भी अलग अलग इंसान है। इन शॉर्ट, हम क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनर है उसको 12% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे पैसा आपका इनकम आप क्या करोगे, सैलरी के जगह इंटरेस्ट बोल के आप ज्यादा दे दोगे और आपका पैसा आप इनकम टैक्स से बच जाओगे, इसलिए और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज एंड लास्ट थिंग, ये जो हमने हमारे 3rd चैप्टर में भी कवर की थी, कुछ 4 बिजनेस है जिसका गवर्नमेंट ने फिक्स्ड बोला हुआ है, इतना बिजनेस रहेगा, इतना एग्रीकल्चर रहेगा। तो क्या है, चाय के बारे में क्या है 60-40, जो मैक्सिमम वाला रहता है वो हमेशा एग्रीकल्चर रहेगा 60-40। कॉफी, सस्ती कॉफी होगी तो याद रखना हमारी सस्ती कॉफी मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने ग्राउंड और क्योर की है तो 25, 25, 75, और महंगी वाली कॉफी होगी तो वो चाय के बराबर आ जाएगी,
60-40 रबर होगा तो 35-65% हमारा हम 30 लोअर वाला बिजनेस और हायर वाला कैपिटल। होप सो आपको सब पूरा क्लियर हुआ है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो प्लीज 7293292291 के ऊपर। आई विल ट्राई कि मैं आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर करूं। प्लीज स्टे कनेक्टेड। बच्चों के चैप्टर्स में मैं जल्दी डालने वाला हूं एंड मैं आपको पूरा रैपिड रिवीजन करा दूंगा। होप सो इट वॉज रैपिड, इट वॉज फायर एंड यस यू हैव लर्नड अ लॉट एंड यू हैव रिवाइज्ड अ लॉट। प्लीज लेक्चर बार बार देखो, आपका बार बार काफी रिवीजन होगा। कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस, स्टे मोटिवेटेड।